आज का हमारा टॉपिक है एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि व्हाट इज कोगुलेंट्स, तब हम बता पाएंगे कि एंटीकोगुलेंट्स क्या है। यानी बॉडी में कोई एक प्रोसेस हो रही है, उसको रोकने के लिए हम बाहर से कुछ ड्रग ले रहे हैं, यानी या फिर कुछ समझिए कोई भी एक प्रोसेस है जिसको हमें रोकना है, नॉर्मली एबनॉर्मली किसी भी तरीके से हमें उसे रोकना है, तो उसके लिए ड्रग ले रहे हैं हम एंटी में। और ड्रग किसके लिए ले रहे हैं? कोगुलेंट्स के लिए। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स क्या होता है? कोगुलेंट्स इट इज अ प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ जेल। हम जानते हैं हमारे अंदर जो ब्लड है वो लिक्विड स्टेट में फ्लो कर रहा है, लेकिन जब भी हमें चोट लगती है या कुछ भी, अगर हमें कोई भी चोट लग गई या कोई भी ब्लड बाहर निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो हमारा ब्लड है वो अपनी स्टेट चेंज करता है, वो लिक्विड से जेल की स्टेट में जाता है। किस लिए? टू फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। क्यों ब्लड क्लॉट बनाना है? कि भैया अगर ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो सारा का सारा ब्लड वो बाहर निकल जाएगा। जैसे हमें कोई चोट लगी, कोई भी वुंड हुआ, इनफेक्ट कुछ भी हुआ, कोई भी कट लगा, अगर वो ब्लड सराउंडिंग में आया तो वो कंटिन्यूअसली फ्लो करके सारा बाहर चला जाएगा। तो वो रुकेगा कैसे? उस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ जेल फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। इसके अंदर मेजरली 4 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी प्रोसेस होंगी? 4 आपकी 4 प्रोसेस आपकी होंगी। 3 प्रोसेस चलती हैं आपकी एट अ लेवल ऑफ प्लेटलेट्स। 3 प्रोसेस आपकी प्लेटलेट्स पे चलती हैं, फिर 4th प्रोसेस फिब्रिन तक पहुंचती है। कौन सी है? पहली प्रोसेस होती है एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। क्योंकि हमें पता है कि जितना भी ये क्लॉट बनने का काम है वो सब कुछ कौन करता है? देखो, प्लाज्मा के अंदर अपन जो 3 सेल्स पढ़ के आते हैं, आरबीसी का अपन को काम पता है। जितना आरबीसी का काम है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन कराना, वो सब अपन तो मेजर फंक्शन बोल रहे हैं। डब्ल्यूबीसी का काम पता है, प्रोटेक्ट करना। फिर प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम क्या है? कि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉट बनाना। तो वो काम किसका है? प्लेटलेट्स का काम है। तो अगर किसी भी चीज को स्टार्ट करना है तो पहले जो चीज है पहले उसे एक्टिवेट तो करना पड़ेगा। यानी पहली स्टेज होती है एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। क्या होती है? एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। सबसे पहले अगर आपको कहीं भी चोट लगेगी और क्लोटिंग की प्रोसेस अगर स्टार्ट करनी है हमें, वो सब बाद में होता है। जो फैक्टर्स आप फर्स्ट ईयर फिजियो में पढ़ के आए हैं हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन हम उतना पूरा डीप में नहीं जाएंगे, सुपरफिशियल में कवर करेंगे। जब हम फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, जब मैं फिजियोलॉजी का लेक्चर लूंगा तो उसमें फिर मैं बिल्कुल डीप में जाके बताऊंगा। लेकिन अभी इतना जरूर बताऊंगा कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई भी चीज बचे नहीं। ठीक है, तो कोई भी जो हमने 12 फैक्टर्स पढ़े हैं, डिफरेंट 12 फैक्टर्स है जो हम पढ़ते हैं, जो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे चलता है, वो सब तो बाद में होता है। उससे पहले क्या होता है? उससे पहले काम क्या है? कि एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। पहले प्लेटलेट्स को एक्टिवेट, यानी वो सारी प्रोसेस अभी इन 4 स्टेप के अंदर आ जाएगी। यानी चोट लगने से लेके और क्लॉट बनने तक वो 4 स्टेप्स में काम होता है। पहला काम है एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। जो भी आपकी प्लेटलेट्स है उनको एक्टिवेट करिए। किस लिए करिए? कि वहां पर चोट लगी और क्लॉट बनना है। वो एक्टिवेट कैसे होंगी? कोई भी चीज एक्टिवेट कैसे होगी? हमें पता है कि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो एंडोथीलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, जो रप्चर होती है वहां पर क्या होते हैं? वहीं पर प्लेटलेट्स होते हैं, लाइनिंग पर प्लेटलेट्स होते हैं। वो जैसे ही सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कैसे होते हैं? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ओपन हो जाते हैं, वो तुरंत अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं। कैसे? मैंने क्या बोला कि एक एंडोथीलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल्स है ना, उसकी लाइनिंग किसकी बनी होती है? एंडोथीलियल सेल्स की। वो जैसे ही रप्चर होती है तो एंडोथीलियल सेल्स में प्लेटलेट्स होते हैं, वो जैसे कि सराउंडिंग के कांटेक्ट में आते हैं वो तुरंत अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हम सराउंडिंग के कांटेक्ट में आ गए, यानी यहां पर कुछ ना कुछ रप्चर हुआ है, तो अब हमें उसे हील करना है। तो सबसे पहले वहां पर जो बैठी प्लेटलेट्स है वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेंगी। अब जैसे ही एक्टिवेट करेंगी, दूसरा प्रोसेस क्या होगा? दूसरा प्रोसेस होगा कि जो आसपास की जितनी प्लेटलेट्स है सबको बोलेंगे कि आओ और यहां पर खट्टे हो जाओ, यानी एडहेशन ऑफ प्लेटलेट्स। उस जहां पर बुंड है, जहां पर है, वहां पर क्या होना है? यानी दूसरा स्टेप होता है क्या? पहला एक्टिवेशन, दूसरा एडिएशन ऑफ प्लेटलेट्स। यानी क्या? अभी सिर्फ एक्टिवेट हुई और उन एक्टिवेट प्लेटलेट्स ने क्या बोला कि इस बुंड वाले एरिया पर सब आकर खट्टी हो जाओ, एक साथ खट्टे हो जाओ। अब ये एक साथ खट्टे होके करेंगे क्या? वो ट्रांसफॉर्म करते हैं टू एग्रीवेट्स ऑफ प्लेटलेट्स। क्या? एग्रीग्रेशन। अब कुछ लोग पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिहेशन एंड एग्रीग्रेशन? एडिहेशन मींस होता है चिपकना, मगर एग्रीग्रेशन मींस होता है कि बिल्कुल एक दूसरे के इतने कांटेक्ट में आ जाना कि एक प्लग का फॉर्मेशन कर लेना।
एक पूरी प्लग का फॉर्मेशन कर लेना। देखो अब जो भी इंट्रेंसिक एक्सटेंसिव पाथवे होता है ना, वो इसी के बाद स्टार्ट होता है कि पहले प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेट होने के बाद वो एडहियर यानी उस पर्टिकुलर जगह पर चिपक गई। अब चिपकने के बाद वो अपने आप को, अब अपने आप के अंदर की जो प्रोसेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट दो प्रोसेस पढ़ेंगे हम। कौन सी? एक होती है इंट्रेंसिक और एक होती है एक्सट्रेंसिक कोगुलेशन के अंदर। वो दोनों अब यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी वो जब वो जितनी भी प्रोसेस है कि थ्रोम्बिन बनना है, ब्लड क्लॉट, जो फिब्रिन, वो सब कुछ बनना है, जो कहां तक? थ्रोम्बिन बनने तक। इस तरीके से अगर आप ये देख रहे हैं, ये दो पाथवे चलते हैं, एक इंट्रेंसिक पाथवे चलता है, एक एक्सट्रेंसिक पाथवे चलता है। 12 कितने फैक्टर्स होते हैं? टोटल 12 फैक्टर्स होते हैं। इंट्रेंसिक पाथवे क्या? जो पाथवे अंदर चलेगा, और दूसरा पाथवे जो टिश्यू के लेवल पर चलेगा। ये दोनों कंबाइंड में एक दूसरे के साथ चलते हैं। एक भी पाथवे बिगड़ गया तो पूरा का पूरा जो कोगुलेशन है, सिस्टम है, वो सब बिगड़ जाएगा। यानी इंट्रेंसिक पाथवे में जो 12, देखो जो भी जब भी ए वर्ड लग जाता है, ए वर्ड डिनोट फॉर इट्स एक्टिवेशन ऑफ इट्स फैक्टर, क्योंकि देखो सारे फैक्टर तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। फिर आप सोचोगे कि आपके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्लॉट क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों नहीं क्लॉट होता? अंदर तो इतने नॉर्मल फ्लो कर रहा है, जैसी सराउंडिंग में आपको कोई चोट लगी बंडूगा, ब्लड फ्लो वहां पर क्लॉट बनने लग जाता है। इसलिए बनता है क्योंकि जितने भी अंदर आपके 12 फैक्टर्स होते हैं वो सब की सब इनएक्टिवेट स्टेट में डले होते हैं। वो एक्टिवेट जब होते हैं जब उनकी जो सरफेस है वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में आ जाती है, यानी वहां पर कुछ ना कुछ ब्रेक होता है। और वो उसी से स्टार्ट होता था एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, और वहां से एडिएशन स्टार्ट होके फिर अगली प्रोसेस थी एग्रीग्रेशन, और एग्रीग्रेशन के अंदर ये सारी प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाती है। क्या? कि 12 फैक्टर है, जैसी सरफेस डैमेज हुई वो 12 को 12A में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट द मीन ऑफ ए मीन होता है एक्टिवेट हो जाना, उस 12A को एक्टिवेट कर जाना। अब वो 12, अब ये सब फैक्टर एक दूसरे को एक्टिवेट खुद से करते हैं। एक एक्टिवेट हुआ यानी जो 12A एक्टिवेट हुआ वो क्या काम करेगा? वो एक मीडिएटर का काम करेगा जो 11 को 11A में करेगा एक्टिवेट, यानी 11 को 11 एक्टिवेट बनाने में जो रोल प्ले करेगा वो 12 एक्टिवेट करेगा। यानी अगर एक भी स्टेप बीच में ब्रेक डाउन हो गई तो आपकी कोगुलेशन ये पूरी है कि खराब हो जाएगी। फिर आप हीमोफीलिया और भी बहुत सारे क्या क्लॉटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट हो जाएंगे, यानी इनमें बीच में कुछ भी एक भी बिगड़ी। और लास्ट में जब इंट्रेंसिक पाथवे पूरा चल जाता है और एक्सट्रेंसिक चल जाता है, हमें आखिरी में बनाना क्या है? हमारे अंदर इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे क्यों चल रहे हैं? वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें आखिरी में बनाना है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या है? थ्रोम्बिन एक एक्टिवेटर है जो हमारे क्लॉट को क्या करेगा? बनाने में हेल्प करेगा। जब तक अगर हमारे विद इन बॉडी के अंदर अगर थ्रोम्बिन बन गया तो आपके अंदर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, यानी जितनी भी डिसीज है या डिसऑर्डर कुछ भी है वो आपके अंदर जभी हो जाएंगे जैसे आपके अंदर थ्रोम्बिन अगर एक्टिवेट हो गया। तो आपके अंदर थ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं होता, आपके अंदर पड़ा होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या पड़ा होता है? प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कौन नहीं होने देता? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट नहीं होने देता एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। अब जैसे आप देख रहे हैं इसके लिखा है प्रोथ्रोम्बिन सेकंड और थ्रोम्बिन सेकंड है, ऐसे ही एक होता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। एंटी थ्रोम्बिन थर्ड है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता विद इन बॉडी के अंदर। और ये सारी साइकिल चल के ये क्या कर देती है? उस एंटी थ्रोम्बिन को शांत करा देती है, बोलती है अब आप बैठ जाओ, अब आपका काम नहीं है क्योंकि बात सराउंडिंग में हो गई है, हमें क्लॉट बनाना है। तो वो प्रोथ्रोम्बिन फाइनली कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर आखिरी में बना? बोले 10A, यानी एक्टिवेशन ऑफ 10th फैक्टर होने के बाद वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और वो फाइनली थ्रोम्बिन आपका जो आपके अंदर जो फिब्रिनोजन पड़े हैं, फिब्रिनोजन कैसे इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं उसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिब्रिन क्या? इस तरीके से धागे की फॉर्म में, फिब्रिन्स की फॉर्म में, यानी इस तरीके से धागे की फॉर्म में आपका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है जो आप बाहर बिल्कुल सराउंडिंग में अपने वुंड्स के ऊपर देखते हैं। वो क्या होता है? वो फिब्रिन का नेटवर्क होता है, इसलिए उसे बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड फिब्रिन क्लॉट। तो वो किस वजह से बना? वो बना थ्रोम्बिन की वजह से। तो यहां पर एक हमने बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन देख ली, इस पूरी मैकेनिक्स में ये समझ आ गई कि इसमें बहुत सारे ये फैक्टर ऐसे एक्टिवेट नहीं होते, इनमें बहुत सारे बीच में मीडिएटर्स की जरूरत पड़ती है। क्या? कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, मोस्ट कॉमन विटामिन के की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे सर्टेन एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर ये फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। तो अगर हमें इस प्रोसेस को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन पर्टिकुलर, या तो हम विटामिन के को रोक दें,
या हम कैल्शियम को रोक दें, या हम सर्टेन जो एंजाइम स्विच में वर्क कर रहे हैं हम उनको रोक दें। यानी हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम थ्रोम्बिन को कैसे भी नहीं बनने दें। अगर बॉडी में थ्रोम्बिन बन गया तो फिर आपकी बॉडी में क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस कब है? जब आपको चोट लगे। बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के अंदर ये सब क्या है, इनएक्टिवेट फॉर्म में पड़े हुए होते हैं। अगर ये बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो गए तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके अंदर क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। यानी हमने क्या डेफिनेशन बोला कोagulation का? इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ जेल फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। इट इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, पहली प्रोसेस, एडहेशन ऑफ प्लेटलेट्स, थर्ड वन इज एग्रीग्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स। क्या बोला? एग्रीग्रेशन। एग्रीग्रेशन का मतलब क्या मैंने बोला? टू एडहेर ईच अदर फॉर प्लग फॉर्मेशन एंड थ्रोम्बिन। यानी जो जितनी अभी हम मैकेनिक्स देख के आए वो इसी स्टेज में आई। एक्टिवेशन में सिर्फ एक्टिवेट हुई, एडहेर में सिर्फ चिपके, मगर जितनी जो थ्रोम्बिन बना वो सब कुछ किस स्टेट के अंदर था? वो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स के अंदर था, यानी थ्रोम्बिन बनने तक। उसके बाद फिर हमने देखा था कि थ्रोम्बिन ने फाइनली फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया था। फिब्रिनोजिन को किसमें? फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया था। किसने? थ्रोम्बिन ने। यानी अब मैं आप सीधा से बोल सकता हूं कि एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स अलग स्टेज, उसमें एक्टिवेट हो रही है, एडहियर अलग स्टेज है, तीसरी जो एग्रीग्रेशन है उसमें थ्रोम्बिन बनने तक की स्टेज है। यानी अब फोर्थ स्टेज क्या हो जाएगी? फोर्थ स्टेज यही हो जाती है कि जो फिब्रिनोजेन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होकर फाइनली क्लॉट बना देता है। यानी लास्ट स्टेज क्या? डिपोजिशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ फिब्रिन। तो ये 4 स्टेज पर हमारा कोagulation वर्क करता है। जो आप जितनी भी इंट्रेंसिंग एक्सटेंसिंग पाथवे पढ़ते हो वो सब आपकी थर्ड स्टेज के अंदर आते हैं। यानी ये तीनों स्टेज आपको एकदम याद रहे होनी चाहिए। पहला एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, दूसरा एडहेयर ऑफ प्लेटलेट्स, तीसरा आपका क्या? एग्रीग्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स, और चौथा आपका फिब्रिन स्टेज। ठीक है, ये हमने समझा अभी कोagulation के बारे में। अब ये आपको बिल्कुल, अगर ये आपको इतना समझ आ गया तो अब जितने भी ड्रग्स आएंगे वो ओवरऑल इन्हीं पे वर्क करेंगे। कुछ ड्रग आएंगे जो आपकी बॉडी में क्या करेंगे? एंटी थ्रोम्बिन, मैंने बोला था कि एंटी थ्रोम्बिन थर्ड है जो कन्वर्ट नहीं होने देता बॉडी के अंदर, तो कुछ ड्रग उसको रोकेंगे। मैंने बोला कि वो जो इंट्रेंसिंग एक्सटेंसिंग मैकेनिज्म चलती है उसमें विटामिन के की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, सर्टेन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, तो उनको वो रोकेंगे। यानी हमारा गोल क्या रहेगा कि थ्रोम्बिन नहीं बनने दो, लेकिन सब अपनी अपनी स्टेज पर रोकेंगे। जो जो अपनी स्टेज पर रोकेगा उसको हम उसी के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे। क्लासिफिकेशन हम, मैं हर बार यही बोलता हूं, मैं पहले हर ड्रग की मैकेनिज्म इसलिए समझाता हूं कि क्लासिफिकेशन उसी पे बेस्ड होता है। जब फार्मा लिखोगे तो भले वो मैकेनिक्स नहीं लिखनी होती, लेकिन अगर मैकेनिज्म नहीं पता तो फिर फार्मा फिर बस ऐसा होता है कि सिर्फ रट्टा मारना रह जाता है, समझना कुछ नहीं रहता। तो डेफिनेशन क्या है कि एंटीकोगुलेंट्स आर ड्रग दैट रिड्यूस द कोएगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, कोएगुलेबिलिटी तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो हमें कहीं चोट लग गई, बुंड लग गई तो उसके बाद होता है, तो उसको हमें रोकना क्यों पड़ रहा है? क्या ऐसा रीजन हो गया कि हम क्लॉट बनने से रोक रहे हैं? बॉडी के अंदर तो वैसे भी नहीं बनता तो बॉडी में जब कोई कट लगाता है उसके बाद बनता है, तो उसको क्यों रोकना है? वो हम आगे पढ़ेंगे। हम बहुत सारे इसके क्या हम पढ़ेंगे, इसके हम थेराप्यूटिकल यूजेस पढ़ेंगे आगे चल के कि हमें क्यों एंटीकोगुलेंट ड्रग बनाने पड़े। अब आपके माइंड में सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल तो एक आ ही रहा होगा, बोले क्या सर? सर्जरी। तो बोले आप जैसे ही सर्जरी करोगे, कोई भी कट करोगे, आपने कोई भी कट करा और कट करने पे क्या करा, और वहां पर अगर तुरंत क्लॉट बन गया तो फिर आप सर्जरी कैसे करोगे? क्योंकि आप तो सर्जरी के लिए कट मारोगे और बॉडी तो रिस्पॉन्स में तुरंत वहां पर ब्लड क्लॉट बनाएगी। और अगर वहां पे ब्लड, बॉडी को थोड़ा ना पता है वो आपके फायदे के लिए या नुकसान के लिए, बॉडी तो वहां ब्लड क्लॉट बनाएगी, और ब्लड क्लॉट अगर वहां बना तो फिर आप सर्जरी कैसे करोगे? तो आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए तो वहां ब्लड क्लॉट बनने से रोकना पड़ेगा ना। आफ्टर सर्जरी क्लॉट बनेगा, वो बात सही है, फॉर हीलिंग, मगर जो ड्यूरिंग सर्जरी क्या करेंगे? तो वहां पर एंटीकोगुलेंट ड्रग मोस्ट कॉमनली आप वहीं देंगे। और भी हम बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन आपके माइंड में सबसे पहले तो एक सर्जरी वर्ड आ ही जाता है। और इसमें बहुत एग्जांपल पढ़ेंगे जो ड्रग्स, अभी एक जो लो बीपी वाले पेशेंट में भी हम आगे चल के धीरे धीरे, अभी मैं इसलिए ऐसे वर्ड्स आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि आप कुछ वर्ड्स कैच कर सको कि हाँ यहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ना
दो जगह यूज करा जाता है। अब ये एक ऐसा ड्रग है जो अभी तक हम सारे ड्रग वीवो पढ़ते आए। वीवो का मतलब होता है इन बॉडी, वीवो का मतलब होता है बॉडी, और विट्रो का मतलब होता है इन लेबोरेटरी। तो अभी तक अपन ये एक ही ड्रग पढ़ेंगे और आखिरी ड्रग पढ़ेंगे फार्मा में जो विट्रो में यूज करा जाता है इन द लेबोरेटरी। क्यों यूज करता है? क्योंकि आप जितने भी आप सीबीसी कराते हो, सीबी या कोई भी ब्लड टेस्ट कराते हो, उसके लिए आपकी ब्लड की जरूरत है। और आपको पता है कि आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है, और आप जैसे ही ब्लड निकालो अगर वो क्लॉट हो गया तो फिर आप कैसे करेंगे? तो फिर आप उसके, अगर ब्लड तो क्लॉट हो जाएगा तो फिर आप उसके अंदर डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो उस ब्लड को भी तो हमें कोगुलेट होने से रोकना पड़ेगा, तभी तो हम उस ब्लड को डायग्नोस कर पाएंगे, वरना वो तो जेल की फॉर्म में बन जाएगा। फिर आप कैसे प्लाज्मा को पता करेंगे? उसके अंदर आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स क्या है, क्या इनकी मॉर्फोलॉजी क्या हो गई है, पर्टिकुलर प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कितना है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट होता है। ये सारे हमें कैसे पता चलेंगे? तभी तो पता पड़ेंगे कि हम उनको पहले उस ब्लड को कोगुलेट होने से बचाओ। तो इन विट्रो इसका यूज हो गया। फिर बॉडी के अंदर क्या है? बॉडी के अंदर भी अभी हम और समझेंगे, 2-3 यूज मैंने बता दिए हैं, हम और समझेंगे। अब बॉडी के अंदर जो आप ड्रग लेते हैं वो आपको दो उस पर मिलता है कि या तो फास्ट एक्टिंग होगा या स्लो एक्टिंग होगा। अब आपको बहुत बढ़िया दिमाग में चीज बन रही होगी कि हाँ सर फास्ट एक्टिंग इसीलिए लेंगे क्योंकि सर्जरी में, क्योंकि आप सर्जरी में, आप क्योंकि आपको सर्जरी विद इन 1-2 घंटे में है, तो वहां तो आप दिमाग में आ सकता है कि टेबलेट वगैरह खिलाने से काम तो नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि वो आपको तो वहां तुरंत एक्शन करवाना है कि विद इन 1 घंटे में बॉडी क्या हो जाए, आपकी एंटीकोगुलेबिलिटी उसके अंदर इंक्रीज हो जाए। तो वहां पर आप कौन से ड्रग लेंगे? वहां पर आप फास्ट एक्टिंग लेंगे। फिर बोले स्लो एक्टिंग कहां लेंगे? बोले स्लो एक्टिंग कुछ ऐसी पर्टिकुलर डिसीजेस जहां बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, ब्लड कोगुलेबिलिटी को कम करना है, वो हम आगे समझेंगे। अभी इस स्लो एक्टिंग वाले पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना हमें, ये पर्टिकुलर इनके अंदर की डिसीजेस, एक एक चीजों को बिल्कुल डीप में समझेंगे। तो यानी दो चीजें क्लियर हो गई कि फास्ट एक्टिंग जहां यूज होगा जहां में उसका तुरंत यूज है, और स्लो एक्टिंग बोले कहां, जैसे आप आपकी मेडिसिन से पता है लॉन्ग टर्म में यूज करनी है चीजों को। लॉन्ग टर्म में कोई पेशेंट को पर्टिकुलर डिसीज है तो एकदम तो ठीक नहीं करनी, धीरे 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 उसको ठीक करेंगे, क्योंकि फास्ट एक्टिंग का रिस्पॉन्स भी हाई होगा। और अगर बॉडी में ये आप समझते हो इसके एडवर्स इफेक्ट कितने ज्यादा हो जाएंगे, अगर आपको ज्यादा आपको मैं हेपेरिन वगैरह दे दूं तो आपके नाक कान सबसे ब्लड निकलने लग जाएगा, क्योंकि इससे होता क्या है, इससे ब्लड पतला होता है। सिंपल सी चीज है, इससे होगा क्या, क्लॉट कम नहीं होने का, ये ब्लड पतला करता है। तो अगर मैं आपको ज्यादा हेपेरिन के इंजेक्शन या कुछ भी कर दूं तो नाक कान जितने भी आपके क्षेत्र सबसे ब्लड निकलने लग जाएगा, सबसे ब्लड बाहर निकलने लग जाएगा। लो है ना, लोड बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, आपके हार्ट पे सब जगह हैवी लोड बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड थिन हो जाएगा। प्लीज जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर लो। तो ये हमने क्या फास्ट एक्टिंग है, फास्ट एक्टिंग के अंदर आप 5 पढ़ेंगे। पहला आप पढ़ेंगे हेपेरिन, दूसरा आप पढ़ेंगे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, यानी हेपेरिन का ही सब टाइप है। तीसरा आप पढ़ेंगे सिंथेटिक हेपेरिन। अब देखो दो वर्ड आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर बोले हेपेरिन और सिंथेटिक हेपेरिन। जो हेपेरिन अगर आप लेंगे तो हेपेरिन का मतलब है कि बॉडी के अंदर से ही उस ड्रग को बनाएंगे। तो बोले सिंथेटिक हेपेरिन, बोले सिंथेटिक हेपेरिन के आप कहीं बाहर उस ड्रग को बना के जो क्या है रिजेंबल करेगा हेपेरिन की तरह, हेपेरिन की तरह, वो हेपेरिन नहीं होगा, वो हेपेरिन की तरह रिजेंबल करेगा और बाहर उसको बनाया जा रहा होगा। और चौथा वन होगा, वो होगा वो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। अब ये हम समझेंगे कि हेपेरिन कहां वर्क करता है, वो हमें पहले समझ आएगा, तब उसके बाद समझ पाएंगे कि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर क्या है। अब जो एंटीकोगुलेटिव ड्रग यूज्ड इन विट्रो है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें बस आपको नाम याद होने चाहिए कि हेपेरिन, सिट्रेट, ऑक्सीलेट, सोडियम एडिडेट। हेपेरिन वीवो और विट्रो दोनों में यूज करा जाता है, ठीक है। अब हम इसकी सारी प्रोसेस समझेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा हेपेरिन, मगर अब ये देना इतना बंद कर दिया है, क्यों कर दिया इसको हम अभी आगे समझेंगे। तो पहला हमारा ड्रग क्या रहेगा, हेपेरिन। हेपेरिन इज फाउंड इन द मास्ट सेल ऑफ लीवर, लंग्स एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये हमारी बॉडी के कहां का मिलता है, लीवर, लंग्स और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के मास्ट सेल में। तो अभी बहुत बढ़िया वर्ड आ गया कि वो फिर वो सर व्हाट इज मास्ट सेल। मास्ट सेल का मतलब होता है इट इज अ रेजिडेंट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। रेजिडेंट सेल्स है कनेक्टिव टिश्यू के, और उनके अंदर दैट कंटेन्स मैनी ग्रेनुअल। आप ग्रेनुअल्स क्या होते हैं, जो किसी चीज को स्टोर करके रखते हैं। दैट कंटेन्स मैनी ग्रेनुअल्स रिच इन हिस्टामिन एंड हेपेरिन। आपके बॉडी के अंदर ही मास्ट सेल होते हैं
और वो मास्ट सेल कहां प्रेजेंट होते हैं? लीवर, लंग्स और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। मास्ट सेल उनके अंदर बहुत सारे ग्रेनुअल्स रिच दो चीजें प्रेजेंट है, एक हिस्टामिन प्रेजेंट है, एक हिपेरिन प्रेजेंट है। अब हिपेरिन का तो सर अब हमें काम समझ आ गया कि भैया एंटीकोगुलेटिव, तो हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व टू नर्व ट्रांसमिट्स करते हैं ना, वो अब वो होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन जैसे आप बहुत सारे डोपामिन, हमने डोपामिन पढ़ के आ चुके हैं, उसमें मैंने न्यूरोट्रांसमीटर आपको बताए हैं, डोपामिन है, एसिटोकोलिन है, ये सब क्या है? ये ट्रांसमीटर्स हैं। ऐसे हिस्टामिन भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो उससे ही हिपेरिन निकलता है, यानी हिपेरिन इज फाउंड इन द मास्ट सेल्स ऑफ द लीवर, लंग्स एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। एक्शन क्या है? हिपेरिन इज अ पावरफुल एंटीकोगुलेंट। क्यों? क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। जब बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता, क्यों कोगुलेट नहीं होता? क्योंकि वो सबसे बड़ी, क्योंकि बॉडी के अंदर हिपेरिन प्रेजेंट है, यानी ये बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस को ही रेगुलेट करता है। अगर आप इससे अब एक्सेसिव अमाउंट में हेपेरिन दे देंगे, देखो बॉडी में तो नॉर्मल अमाउंट में, अगर आप बॉडी की नॉर्मल अमाउंट से भी ज्यादा अमाउंट में दे देंगे तो जो बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस थी उसको वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। यानी बॉडी के अंदर अगर आप कट भी कर देंगे तब भी ब्लड नहीं जमेगा, तब भी ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। यानी इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि हिपेरिन बॉडी के फंक्शन को ही रेगुलेट करता है। यानी इसका मतलब यह है कि जो बॉडी की प्रोसेस है उसी को ये ज्यादा एक्टिवेट कर देगा, ज्यादा इनहेंस कर देगा। तो अभी पढ़ के आए थे कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी में थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो गया तो क्लॉट बन जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि बोले थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट नहीं होने दे रहा था? बोले थे एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। तो ये हिपेरिन क्या करेगा? सीधा सा काम है, उसी एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट कर देगा। बॉडी में नॉर्मल अमाउंट है, ये एक्सेसिव अमाउंट में एक्टिवेट कर देगा। फिर उससे क्या हो जाएगा? बोले उससे अब आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। तो एंटी थ्रोम्बिन, ठीक है। अब हम एक बार इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज प्लाज्मा एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। Antithrombin, it is a small protein molecule that inactivates several enzymes of coagulation system. मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे चल रहा था, जो फैक्टर्स को, जो इनएक्टिवेट फैक्टर्स को एक्टिवेट में कन्वर्ट कर रहे थे, जो ये इनएक्टिवेट फैक्टर्स को जो एक्टिवेट में कन्वर्ट करते जा रहे थे, इनमें मैंने आपको बोला विटामिन के, एंजाइम्स, कैल्शियम, बहुत सबका यूज होता है। तो ये फिर ये क्या करता है कि एंटीथ्रोम्बिन ये जो एंजाइम्स के यूज होता है ना बॉडी में, उनको इनएक्टिवेट कर देता है। क्योंकि अगर एक बार ये एंजाइम एक्टिवेट हो गए तो ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। तो विद इन बॉडी ये क्या करता रहता है? विद इन बॉडी जो हमारे जितने भी जो एंजाइम्स है जो इन प्रोसेस को चलाते हैं उनको क्या करके रखता है? इनको इनएक्टिवेट करके रखता है। यानी इट इज अ स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इनएक्टिवेट सेवरल एंजाइम ऑफ कोगुलेशन सिस्टम। और ये क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। क्योंकि हम खुद पढ़ के आए हेपेरिन भी लीवर, हेपेरिन भी कौन बना रहा था? हेपेरिन भी लीवर, लंग्स और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बना रहा था, और इसे भी लीवर बनाता है। ठीक है। अब ये बहुत सारे मैं आपको बता, जैसे कौन कौन से फैक्टर्स को ये मेनली नहीं बनने देता, बोलते सेकंड फैक्टर को, फैक्टर नंबर सेकंड को सेकंड डे में कन्वर्ट नहीं होने देता। प्रोथ्रोम्बिन थर्ड मेन सबसे बड़ा फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन सेकंड को सेकंड डे में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो फिर यहां कौन सा एंजाइम यूज होता है? इस एंजाइम का नाम याद रखना, एक ही एंजाइम का नाम याद रखो, बाकी सबके लिए बहुत सारे हैं उसी नाम से। बोले थ्रोम्बिन बन रहा है तो थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बिन बन रहा है तो थ्रोम्बोकाइनेस को एक्टिवेट नहीं होने देता। मेन एंजाइम को, ये मेन जो एंजाइम है इसी को रोकता है। मैं आपको फिर मैंने बार बार बोला, मैंने प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनने देता। तो ये एंटीथ्रोम्बिन क्या कर रहा है? बोले जो एक एंजाइम है जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, दैट इज क्या? थ्रोम्बोकाइनेस, उसको ये इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है। और कहां पर? बोले ये 9A को 9A में नहीं बनने देता, 9 को 9A में, ये वाले स्टेप को, प्लस 10 वाले स्टेप को भी नहीं बनने देता। यानी 1, 2 और ये 3 लास्ट के जो तीनों स्टेज है, इन तीनों को नहीं बनने देता। मगर मोस्ट कॉमनली जो वर्क करता है वो इस स्टेज पर करता है, यानी इट इनहिबिट्स द थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम, और फिर उससे क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहां हमने क्या समझा कि अभी पूरी स्टेज को यहां पर शॉर्ट में लिखा है, लेकिन हमने पूरा डीप में समझा कि हेपेरिन एक्टिवेट्स प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन थर्ड विच बाइंड टू द क्लॉटिंग फैक्टर एंड इनएक्टिवेट देम। अब कैसे करते हैं वो मैंने आपको पूरा डीप में बता दिया कि कहां पर और किस जगह पर
रुकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका क्लॉटिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा और आपको जो सर्जरी वगैरह जो कुछ भी करना है आप उनको कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, जितने भी हमें जो फास्ट एक्टिंग पढ़ के आए थे, देखो फास्ट एक्टिंग का मतलब क्या है कि ओरली तो आप उन्हें आप दे नहीं सकते क्योंकि ओरली एब्जॉर्प्शन होने में बहुत टाइम लगेगा, तो फिर किससे देंगे, बोले इंट्रावीनस देते हैं, तो ये ओरली इफेक्टिव नहीं होते। इसलिए जो जो स्लो एक्टिंग वाले हैं, दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, फास्ट एक्टिंग स्लो एक्टिंग वाले आप ओरली दोगे, तो हेपेरिन इज नॉट इफेक्टिव ओरली, तो फिर ये कैसे देंगे, या तो आप इंट्रावीनस दे सकते हो या सबक्यूटेनियस दे सकते हो, यानी वेन्स में या स्किन के थ्रू आप इन्हें दे सकते हो। एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे, सीधी सी चीज है भैया, वो आप अगर रोक रहे हो ज्यादा अमाउंट में दे दिया तो ब्लीडिंग ब्लीडिंग करवा देंगे, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो जगह जगह पे से मेजर ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेपेरिन। इसलिए जब भी ये देते हैं तो बहुत केयरफुल मॉनिटरिंग करनी पड़ जाती है, क्योंकि केयरफुल मॉनिटरिंग मतलब क्या, अभी बताता हूं। डोज कंट्रोल मतलब क्या, केयरफुल मॉनिटरिंग में आपको सबसे बड़ी चीज देखनी पड़ती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखनी पड़ती हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपने ज्यादा अमाउंट में थोड़ी बहुत भी हेपेरिन बिगड़ी, वो आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करा देती है। व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एबनॉर्मल डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को, क्योंकि सारी सारी प्रोसेस चल कर रही थी, स्टार्टिंग में पढ़ के आई थी, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, एडियर एंड एग्रीग्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स, उसी में सब हो रहा था। तो यानी आप प्लेटलेट्स के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, तो इससे एबनॉर्मल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होना स्टार्ट हो जाता है, प्लेटलेट्स बहुत अमाउंट में गिर जाती हैं तो एकदम स्पीड में। इसलिए आपको कंट्रोल, जब भी आप हेपेरिन देते हो तो एकदम मॉनिटरिंग करके कि प्लेटलेट ज्यादा अमाउंट में तो नहीं कर रही है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं होने लग गई, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना डोज को चेंज करते हो पर्सन टू पर्सन। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। डोज कंट्रोल विल प्रिवेंट दिस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा तो सीधी सी बात है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब सेंसिटिविटी रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक बोल के देखो हेपेरिन हमने क्या बोला, ये मास्ट सेल, लीवर, लंग और इंटरनल म्यूकोसा, मगर आप इंसान के अंदर से तो नहीं निकाल सकते। अगर किसी को देना है तो इंसान के अंदर से तो निकाल सकते। बोले फिर सर, अगर हम जो भी मोस्ट कॉमन, यही सेम चीज हम इंसुलिन में भी करते हैं, इंसुलिन में भी कहां निकालते हैं, बूवेन लंग, बूवेन से। बूवेन यानी क्या, बूवेन का मतलब होता है काउ, लेटिन वर्ड में बूवेन, काउ को लेटिन में हम क्या बोलते हैं, वुमेन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लंग्स